हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 3 पार्ट और भी कंप्लीट कर दिए फिजिक्स के, और फिजिक्स का थोड़ा पीछे चल रहा है सिलेबस, बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे। और इसमें 25 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग CUT एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स। सॉरी, 101 है, मतलब मैंने 100 तक करवा दिए थे, तो आप लोग 1-2 ही मान के चलिए, बट 25 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो 101 है ही है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। तो फ्रेंड, जो तेल की बूंद होती है वो पानी पर फैल जाती है, मतलब मिलती नहीं है पानी में, इसका कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। तेल का पृष्ठ तनाव पानी के तनाव से बहुत कम होता है। क्यों उसके पृष्ठ पर फैल जाती है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के तनाव से, या उसके पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है। निम्नलिखित में से उस युक्त डिवाइस को क्या कहा जाता है जो AC को DC में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ये बताना फ्रेंड, निम्नलिखित में से उस डिवाइस को, मैंने एक क्वेश्चन शायद एक बार कराया भी था, जो AC करंट को DC में, डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है। AC करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट, जिसे हम छूने पर करंट लगता है, एंड DC करंट जो बैटरी वगैरह में यूज होता है। तो यही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो AC को DC में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 है, दृष्टकारी। क्या हो जाएगा? दृष्टकारी, जिसे प्रतिशोधक कण भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इन्वर्टर वगैरह भी कहा जाता है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट का एक माप है, नाट का एक माप है, तो नॉट का एक माप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, इसका सही आंसर 1 है, कैसे 4 जाएगा। नाट का एक माप है जलयान की गति का। क्या हो जाएगा? जलयान गति, जो कि एक नॉट के माप के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब घर के मेन स्विच को बंद कर दिया जाता है तब यह वियोजित होता है। तो फ्रेंड, जब घर के मेन स्विच का मतलब है, मतलब जब करंट वगैरह जो स्विच होता है मेन जिसे बोलते हैं, तो क्या वियोजित कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल विद्युतमय तार को। किसको वियोजित करता है? केवल विद्युतमय तार को। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी 11-12 के ही सिलेबस से हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और एग्जाम में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियोज़ को देखते रहिए और समझते रहिए, बहुत चुन चुन के क्वेश्चन निकाले गए हैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है। तो सूर्य का जो ताप होता है पृथ्वी की किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, या शरीर उसकी किरणें कैसे मतलब पहुंचती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकिरण। क्या हो जाएगा? विकिरण। तो फ्रेंड्स, एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे, पहले मैंने करा भी चुके हैं, बट इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने दोबारा इसको करवाने की कोशिश की है ताकि आप लोग याद रहे। बट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो 4 ऑप्शन है, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ़। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक जलन किससे प्राप्त होती है या पैदा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाप से। किससे? भाप से। भाप की पावर को तो आप लोग जानते हैं, सबसे पहले रेलगाड़ी भी इसी से चली थी, भाप के ही एनर्जी से। क्वेश्चन नंबर 107 है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तूफान का। क्या हो जाएगा? तूफान का। जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके पतन का कारण, पतन का मतलब वही कम होना, उसका जो फ्रेंड्स होता है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र, जिसके पतन का संकेत है तूफान का, तूफान आने का कारण। क्वेश्चन नंबर 108 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। 4 ऑप्शन है, डाल्टन, एरविन अर्जेंटर, नील्स बोर, रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नील्स बोर ने। किन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी? नील्स बोर ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थोड़ा है, नील्स बोर। क्वेश्चन नंबर 109 है, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण है। तो द्रव्य में जो चुंबकत्व का कारण होता है किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल
वर्तुल गति के कारण चुंबकत्व पैदा होते हैं या चुंबकीय संकेत मिलते हैं द्रव्यों में। क्वेश्चन नंबर 110 है फ्रेंड्स, मानव की आँख में निकट दृष्टि को ठीक किया जाता है। तो फ्रेंड जो निकट दृष्टि दोष जैसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, अवतल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष को फ्रेंड हाइपरमेट्रोपिया नहीं मायोपिया बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में ये भी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है या अवतल लेंस किस रोग में यूज होता है। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, यही सब, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अवतल में आते हैं क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं इससे रिलेटेड लेंस से। क्वेश्चन नंबर 111 है, तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वायुमंडलीय अपवर्तन। किसके कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? टिमटिमाते वगैरह नहीं है बट दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जब भूकंप आने वाला होता है उसकी तीव्रता भूकंप जब आ जाता है और कितना भूकंप था उसको मापने के लिए किस मापने वाले यंत्र को कौन सा नाम है उसका, जो यंत्र से मापते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ जो फ्रेंड्स होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है, सिज्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 113 है, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। बहुलमापी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? धारा को भी माप सकते हैं, वोल्टेज को भी माप सकते हैं, प्रतिरोध को भी माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 114 है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है फ्रेंड्स, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, तो किस पे आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 116 है, निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, रडार, सोनार, क्वार्टर्स एंड पल्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार, जो कि निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ सोनार एक यंत्र भी होता है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 117 क्या है? प्रकाश के परिक्षेपण प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्पेक्ट्रोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 118 है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो फाउंटेन पेन होता है फ्रेंड्स वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोशिका क्रिया। किस पर? कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पिकोनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घनत्व को। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिकोनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 120 है फ्रेंड्स, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य
काम करते या कार्य करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 121 है, डेसिबल क्या है? तो फ्रेंड्स जो डेसिबल है ये आपको तो पता ही होगा, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि स्तर का एक माप। क्या हो जाएगा? ध्वनि स्तर का को मापने के लिए क्या, जो डेसिबल है वो एक इकाई होती है जिससे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, सुदूर संवेदी युक्त में एक अनिर्मित स्रोत होता है। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अनिर्मित स्रोत होता है, तो कौन सा वह स्रोत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अवरक्त किरण का। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण, जो कि अनिर्मित स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य ताप से। कहाँ से आती है वायुमंडल प्रायः गर्मी? सूर्य ताप से आती है। क्वेश्चन नंबर 124 है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं। तो एसी और डीसी को जो फ्रेंड्स रूपांतरित, तो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया गया है। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन घुमाए जाते हैं जो कि आप पढ़ के आते हैं। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स डिस्टकारी। क्या हो जाएगा? डिस्टकारी, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या रूपांतरित करता है या कन्वर्ट करता है, आप लोग जो समझ ले। क्वेश्चन नंबर 125 है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अवरक्त किरणों का। किसकी ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों के। फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन और 125 क्वेश्चन नंबर 125 तक मैंने करा दिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आए होंगे। बाकी मैं इसका PDF जल्दी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं फ्रेंड्स कर नहीं पाता हूँ और कभी भी भूल जाता हूँ, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा। बाकी अगर आपको फ्रेंड्स भी समझ नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों का बेसिक थोड़ा कमज़ोर होगा। अगर बेसिक कमज़ोर है तो फ्रेंड्स इससे पहले जो मैंने नेक्स्ट ईयर जो वीडियो डाल दिए हैं उनको टाइम निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो अरिहंत की बुक्स हैं और आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएंगे और MCQs वहाँ से भी आपको बहुत मिल जाएंगे और आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। बाकी 11-12 के अपने नोट्स पढ़ते रहिए एंड बायोलॉजी की NCERT बुक पढ़ते रहिए एंड जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।